सोचिए, अगर ये कहा जाए कि दो देशों के बीच आपसी समझ बनाने की जो पूरी कोशिश है, वो दरअसल एक बहुत खतरनाक धोखा हो सकता है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, पर आज जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसका मूल तर्क यही है, और खास तौर पर जब बात चीन की हो। तो चलिए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर है क्या। बस यही एक लाइन इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई चीन को समझ रहे हैं, या फिर कहीं हम सिर्फ वही तो नहीं देख रहे जो हम देखना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे एक भ्रम क्यों कहा जा रहा है। स्रोत के मुताबिक इसका जवाब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के काम करने के तरीके में ही है। मतलब जिस तरह से वो पूरा सिस्टम बनाया गया है ना, वही आपसी समझ को लगभग नामुमकिन बना देता है। तो आइए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, किसी भी सार्थक बातचीत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? यही कि दोनों पक्ष एक ही लेवल पर हों, एक ही जमीन पर खड़े हों, है ना? स्रोत का तर्क यही है कि सच्ची आपसी समझ के लिए ये सिमेट्री यानी बराबरी की नींव बहुत जरूरी है। मतलब दोनों के पास जानकारी तक एक जैसी पहुंच हो और अपनी बात कहने की एक जैसी आजादी भी। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। स्रोत साफ कहता है कि सीसीपी का जो सिस्टम है, वो इन बुनियादी शर्तों को पूरा करता ही नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सामने वाले का मुंह ही बंधा हो। अब ऐसी हालत में समझ की उम्मीद रखना शायद यही सबसे बड़ी नादानी है। तो आइए इस गैर बराबरी की पहली परत को समझते हैं, जिसे स्रोत ने उजागर किया है। ये है शासकों और जिन पर शासन किया जा रहा है, उनके बीच की खाई। और ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत गहरी खाई है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, एक तरफ नेता की दुनिया है और दूसरी तरफ एक आम नागरिक की। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि सत्ता का ये जो असंतुलन है, ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है। ये एक ऐसा डिजाइन है जहां यह तय किया गया है कि लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंच ही ना पाए। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा साफ है। यह सोचना ही बेमानी है कि लोगों की आवाज नेतृत्व तक पहुंच सकती है। यह सिस्टम, इसकी बनावट ही ऐसी है कि वो फीडबैक को रोक देती है, जो किसी भी समझ के लिए जरूरी है। बिल्कुल एक टूटे हुए कम्युनिकेशन चैनल की तरह, जिसे गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर तोड़ा गया हो। अच्छा, तो फिर एक सवाल मन में आता है, जो पार्टी के अंदर के महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो इस सिस्टम को चुनौती क्यों नहीं देते? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब हमें इस गैर बराबरी के दूसरे पहलू तक ले जाता है, यानी पार्टी के अंदर की अपनी दुनिया, उसका अपना लॉजिक। तो पार्टी के अंदर तरक्की करने का रास्ता क्या है? स्रोत का तर्क है कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही समझदारी भरा रास्ता है। चुप रहो और लाइन में चलो। सोच कर देखिए, आपका मूल्यांकन जनता नहीं, बल्कि आपके ऊपर बैठे सीनियर अधिकारी करते हैं। नतीजों से ज्यादा इस बात को तवज्जो दी जाती है कि सब कुछ शांत रहे, कोई हंगामा ना हो। आपके कार्यकाल में हुई कोई भी गड़बड़ आपके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी बात पर असहमति जताई, तो उसे अलग राय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खतरा माना जाता है। अब ऐसे में कौन भला खतरा मोल लेना चाहेगा? चलिए, अब विश्लेषण के एक और अहम हिस्से पर आते हैं। वो है नियंत्रण, यानी कंट्रोल। ये कंट्रोल सिर्फ ताकत के दम पर नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही अलग तरीके से होता है, और वो है अनिश्चितता, यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के जरिए। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ये पता ही ना हो कि किस काम को करने पर सजा मिल सकती है। स्रोत का कहना है कि चीन में कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, कानून तो हैं, लेकिन उन्हें कब, कैसे और किस पर लागू किया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक ही काम के लिए किसी को सजा हो सकती है और किसी को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसका असर क्या होता है? लोग खुद ही खुद पर सेंसरशिप लगा लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि वो रेड लाइन आज कहाँ खींची हुई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अनिश्चितता है, ये सिस्टम की कोई खामी या गलती नहीं है। नहीं, ये शासन करने का एक जानबूझकर बनाया गया औजार है। ये कोई अफरा-तफरी नहीं, बल्कि कंट्रोल बनाए रखने का एक बेहद शातिर तरीका है। अब बात करते हैं पहेली के एक और जरूरी टुकड़े की। वो है सूचना पर नियंत्रण। और ये कि सत्ता अपनी ताकत को जायज कैसे ठहराती है, यानी लेजिटिमेसी कैसे बनाती है। स्रोत में दी गई ये मिसाल बहुत कुछ कह जाती है। सोचिए, एक बातचीत हो रही है जिसमें नक्शा सिर्फ एक ही पक्ष के पास है। क्योंकि सच क्या है,
तथ्य क्या है? ये सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा की वजह से सबको पता ही नहीं होते। तो फिर आपसी समझ के लिए वो कॉमन ग्राउंड, वो साझा जमीन आएगी कहाँ से? इस टेबल में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। स्रोत का तर्क है कि सीसीपी अपनी लेजिटिमेसी नतीजों से हासिल करती है, प्रक्रिया से नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार एक कार है, तो आप इस बात की शिकायत तो कर सकते हैं कि कार तेज नहीं चल रही या माइलेज खराब है, लेकिन आप कार के इंजन के डिजाइन पर ही सवाल नहीं उठा सकते। जबकि लोकतांत्रिक सिस्टम में नागरिक इंजन के डिजाइन पर भी सवाल उठा सकते हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क। तो इन सब बातों के बाद हम स्रोत के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर आपसी समझ एक भ्रम है, तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ एक बिल्कुल अलग नजरिए का प्रस्ताव है। यहाँ दो अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक है भ्रम का रास्ता, जिसका लक्ष्य है आपसी समझ, जो मानता है कि हमारे मूल्य एक जैसे हैं और जो हमें उम्मीद पर आधारित नीतियां बनाने को कहता है। और दूसरा है प्रस्तावित हकीकत का रास्ता। इसका लक्ष्य है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, यानी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ये मानकर चलता है कि दोनों के मकसद अलग अलग हैं और इसीलिए ये व्यवहार पर आधारित नीति बनाने की बात करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने की बात है। और अंत में ये बात याद रखना बेहद जरूरी है, ये पूरा विश्लेषण लोगों के अच्छे या बुरे होने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस सिस्टम, उस ढांचे के बारे में है जिसके अंदर लोग काम करते हैं। समस्या लोगों में नहीं बल्कि उस सिस्टम की बनावट में है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पर्सनल नहीं। तो हम इस चर्चा को यहीं एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस उलझी हुई दुनिया में वो कौन से मौके होते हैं जब सहानुभूति से ज्यादा जरूरी निष्पक्ष अवलोकन हो जाता है? और ये सवाल सिर्फ चीन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम किसी भी जटिल सिस्टम को कैसे समझते हैं, चाहे वो कोई दूसरा देश हो, कोई बड़ी कंपनी हो, या फिर कभी-कभी हमारे अपने रिश्ते ही क्यों ना हो। सोचने वाली बात है ना?